valentines to metal iron standard electropotential values. Its trends in the standard electropotentials of M2 positive to M and next हम लोगों ने ये डिस्कस किया था दिस वन, ये हम लोगों ने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। इसको एक बार रिकैप कर लीजिए थोड़ा सा। सिंपली जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज के बारे में डिटेल्स थी वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली। तीन फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू डिपेंड करती है, एनर्जी एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, एंड द थर्ड वन इज कौन सा था? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तीन थे बेसिकली, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। तीन चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज को इफेक्ट करती हैं। तो जनरल से जो M2 पॉजिटिव टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ट्रांजिशन मेटल्स के केस में जो M2 पॉजिटिव टू M वैल्यूज होती हैं दे आर लो होती हैं एज कंपेयर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, फेयरली लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पीज और एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन हाई होने की वजह से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन द M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज। तो नेक्स्ट जो आपके पास है इसमें से ये क्वेश्चंस बनते हैं, ओके आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एंड Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव अ D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो इस केस में एक तो आपके पास यही वाला जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज से डिपेंडेंट आंसर आ जाएगा E0 वैल्यूज के ऊपर। जैसे जब हम बात करते हैं E0 वैल्यूज ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज की अगर बात करते हैं, तो उस केस में जब इनको कंपेयर वगैरह करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पीज, तो वो काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाती हैं। सब्लिमेशन एंथैल्पी जैसे क्रोमियम की 398 किलोजूल पर मोल होती है, जबकि मैग्नीज के केस में ये 279 किलोजूल पर मोल के आसपास रहती है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज की भी बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन रहती है इस केस में। हाइड्रेशन एंथैल्पी आल्सो क्रोमियम के केस में हायर रहती है। E0 वैल्यू जो रहती है क्रोमियम के केस में वो रहती है -0.90, ठीक है जी, जबकि मैग्नीज के केस में ये रहती है -1.18 जब हम बात करते हैं M2 पॉजिटिव टू M। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू E0 वैल्यूज के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्रोमियम की वैल्यू रहती है लेस नेगेटिव 0.90 वोल्ट, ठीक है जी, और जबकि अगर जब हम मैग्नीज की बात करते हैं तो ये रहता है -1.18। इसके विद रिस्पेक्ट टू आप रीजनिंग दे सकते हो उसकी। सेकेंडली जो यहाँ पे है ही है, क्रोमियम जो है वो रिड्यूसिंग करैक्टर इसलिए शो करता है क्योंकि जो बेसिक कॉज बनता है वो तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड आप रीजनिंग करना होती है। लास्ट में जब आपने आंसर को कंक्लूड करना होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही रहती है। तो क्रोमियम रिड्यूसिंग रहता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D4 से D3 में कन्वर्ट हो जाती है, और D3 जो रहती है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहती है ये, ठीक है जी। कारण क्या है, जैसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो इनकी जो डिजिट रेशियो होती है d ऑर्बिटल्स की वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हो यहाँ, ये देखिए ये स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब d ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट कर जाते हैं दो पार्ट्स में, D3 एंड D2। dxy, yz, dzx ये अलग हो जाते हैं तीनों, क्योंकि इन तीनों की जो आपने +1 में करके आए हो आप,
जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, शेप्स होती हैं, वो सिमिलर रहती हैं। जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होती है, इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, तो ये अलग से क्लीव आउट कर जाते हैं। इस पूरे जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसके बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस करना है नेक्स्ट यूनिट में, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में, स्प्लिटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे तो अंडरस्टैंड करने के लिए ये बता रहा हूँ कि इस तरह से जब क्रोम या कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो इस तरह से स्प्लिट कर जाता है, डिजनरेसी ऐसे कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब D3 ये ज्यादा स्टेबल रहती है एज कंपेयर टू D4, ठीक है, क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर ये एनर्जी डिफरेंस कम रहता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हायर डी और सबशेल, जिसकी वजह से ये अनस्टेबलाइज हो जाता है। तो डी जो क्रोमियम वाला केस है, क्रोमियम का केस, ये यहाँ पे यही है, D4 से D3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग करैक्टर की तरह शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। लेटर हैविंग हाफ फिल्ड T2G लेवल रहता है, सिंपल सी बात है ये देखिए यहाँ पे T2G लेवल, ये वाला T2G लेवल होता है, ये T2G लोअर एनर्जी लेवल, ये EG लेवल कहलाता है। ये दो तरह से होते हैं, दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रहती है, जो स्प्लिटिंग होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो दो तरह से होती है। या तो ये वाली, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, T2G लेवल की एनर्जी लो रहती है जिसमें D3 ऑर्बिटल्स लाई करते हैं और EG की एनर्जी हायर रहती है। और एक सेकंड होता है जहाँ पे ये रिवर्स हो जाता है, उस केस में 3 ऊपर चले जाते हैं और 2 नीचे रहते हैं, मतलब EG लेवल नीचे आ जाता है और T2G लेवल जो है वो ऊपर चला जाता है। ऐसे ये कंपाउंड कैसा बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास दो तरह के कंपाउंड बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, एक होते हैं आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं इनको। हम नेक्स्ट यूनिट में जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे वहां पे ये डिटेल में है सारी चीजें। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी एक जिसने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। तो एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो ये वाला आप देख रहे हो, दिस वन, ये वाला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो डीजेनरेसी होती है वो इस तरह से कैंसिल आउट होती है। जो D5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, D3 जो 3 है, DXY, DYZ एंड DZX, इनकी एनर्जी लो रहती है और DX स्क्वायर, DY स्क्वायर की एनर्जी, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर की एनर्जी हायर हो जाती है। इसके पीछे होता है इंटरेक्शंस, जो जब इंटरेक्ट करते हैं कंबाइनिंग एटम एक दूसरे के साथ, वहां पे इंटरेक्शंस बेस्ड स्प्लिटिंग रहती है। ये जहाँ पे इंटरेक्शंस ज्यादा हो जाती हैं, आपको पता है इंटरेक्शंस लीड्स टू लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, तो वहां पे ये लो डाउन आ जाती है। जहाँ पे इंटरेक्शंस की बजाय रिपल्शंस हो जाती हैं, उसकी एनर्जी हायर चली जाती है। तो ये वाला जो केस है ये होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में, ठीक है जी, स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल के केस में। और एक होता है आपके पास टेट्राहेड्रल के केस में। टेट्राहेड्रल वाला जो रहता है वो दूसरा रहता है, ये वाला, ये टेट्राहेड्रल वाला रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो चलो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। यहाँ पे तो जस्ट आप अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए कि क्रोमियम के केस में क्या होता है। जब क्रोमियम Cr2 पॉजिटिव फॉर्मेशन होती हैं तो जो D3 है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, ये T2G लेवल रहता है, ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है। पहले क्या था, D4 था, तो D4 से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके D3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इसलिए जो क्रोमियम है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो है जब Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव बनता है तो वहां पे हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन बनती है। उस केस में हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन, वो उस केस में उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्रोमियम और मैग्नीज का केस में, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर। दो तरह से, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक आपका E0 वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। E0 वैल्यूज के रिस्पेक्टिव जब हम बात करेंगे तो वहां पे जो क्रोमियम की रहती है वो लेस नेगेटिव रहती है और मैग्नीज की ज्यादा नेगेटिव रहती है, -1.18 रहती है।
इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाले, ये जनरल है, वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव रहती है। बट इज पॉसिबली द रीजन फॉर दिस, पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है कॉपर के लिए, इस केस में आपका क्या रीजन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास बेसिक कॉज रहता है वो अगेन यही चीज रहती है जो अभी आपने डिस्कस की है, ठीक। इसी के अकॉर्डिंगली आप लोग इसको एलैबोरेट करोगे, ये सिंपल सा रहता है। दैट इज जो ई नॉट वैल्यू रहती है कॉपर के केस में पॉजिटिव, इट मीन्स टू से इट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल है among the elements of first transition series। कारण हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कॉपर के केस में, ठीक है। तो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए कॉपर को कॉपर टू पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो बैलेंस नहीं कर पाती है उसके, ये रहता है उसमें, ये हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, दिस इज द केस। तो ये M2 पॉजिटिव टू M, मेटल 2 पॉजिटिव आयंस टू मेटल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इस तरह से आप डिस्कस करोगे। नेक्स्ट आपके पास रहता है ये टेबल, आपके पास यहाँ पे ये वाली जो हम बात कर रहे थे, दिस वन, कॉपर एंड क्रोमियम एंड मैग्नीज के केस में ये वाली, यहाँ पे स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड डी सब शेल मैग्नीज एंड कंप्लीटली फिल्ड डी 10 कॉन्फ़िगरेशन जिंक्स को ई नॉट वैल्यू से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेंड्स इन द M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस केस में। तो यहाँ पे आपके पास जब आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे M2 पॉजिटिव टू M3 पॉजिटिव वाले केस की बात जब हम करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं, जैसे स्कैंडियम की बात हो रही है, द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव विच हैज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहती है। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ना स्कैंडियम के केस में, 3d1 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है स्कैंडियम की। तो आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, जब Sc3 बन गया, 3 पॉजिटिव बन गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर ऑब्टेन हो जाती है उस केस में। तो इस तरह से आप लोग वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, स्कैंडियम वाला केस। So the highest value of zinc, वो किसकी वजह से, ड्यू टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। जिंक के केस में क्या रहता है, 3d10 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक की क्या बन जाती है, 3d10 बन जाती है। 3d10 कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, एक्स्ट्रा स्टेबल रहती है, ठीक है। सो हेंस इसी वजह से ये रहता है स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी की विद रिस्पेक्ट टू आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। Similarly, comparatively high value for manganese shows that Mn2 positive D5 configuration is particularly stable रहती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन comparatively low value of iron, उस केस में शो करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव, वहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशन Fe3 पॉजिटिव केस में ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो यही कारण है कि जो आयरन है उसकी वैल्यू लो रहती है, नॉट वैल्यू जो रहती है, ठीक है। इसी तरह से आप वेनेडियम की भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप फिर T2G लेवल, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ये इस तरह से आप लोग ये ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को एक्सप्लेन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इस तरह से आप लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीनों चीजों को कंपेयर करना है। फोर्थ, पहले तो आपके पास वही आ जाएंगे जो 2 टर्म्स हम लेकर चले ही हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये फैक्टर्स हो गए। इन तीनों के बाद आपके पास जब हमने कंपेयर करना है इन तीनों फैक्टर्स को विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, ई नोट वैल्यूज के साथ, तो वहां से ये फैक्टर्स को काउंट करके आप लोग किसी भी पर्टिकुलर जो रीजनिंग क्वेश्चन आता है उसको इलैबोरेट कर सकते हो। बट अब ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ केसेस में जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है जो आपने प्रोवाइड करवानी होती है ड्यूरिंग द आंसर, वो रहती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इन दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है जी, ये रहता है इस केस।
तो M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक गेन करना है उसने, तो वहां पे उसके विद रिस्पेक्ट टू फिर आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू को एक्सप्लेन कर दोगे अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप उसकी स्टेबिलिटी एंड हेंस द ई नॉट वैल्यू दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपने थोरोली कर लेना है ध्यान से। तो जनरली आप एक चीज नोट कर सकते हो, आप यू कैन राइट वन थिंग जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू दोनों केसेस में। इन केस ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, आप लिख सकते हो, लिख लीजिए इस चीज को, स्टेबिलिटी दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस इन सॉल्यूशन। फर्स्ट हम कर रहे हैं जनरल अबाउट ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज ऑफ M2 पॉजिटिव टू M, इसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपर में, मोस्टली आता ही आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे इस हाफ इक्वेशन की ये बात कर रहा है। M2 पॉजिटिव डाइवेलेंट आयंस प्रेजेंट है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल, जैसा कि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात होगी, ये वाला केस। अब यहाँ पे आपने नोट क्या करना है, लिख लीजिए, इफ ई नॉट वैल्यू इज हाई, इफ ई नॉट वैल्यू इज हाई, हाई मीन्स मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, इफ ई नॉट वैल्यू इज हाई, more positive or less negative, it means M2 positive ions can be readily reduced to matter। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वैल्यू E नॉट वैल्यू जो है, ठीक है, वो हाई रहती है, मतलब ग्रेटर देन 0 रहती है, कहने का मतलब ये है, मतलब पॉजिटिव रहती है। अगर नेगेटिव है, मान लीजिए दो वैल्यूज नेगेटिव है, एक की लेस नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 और सिंपली लेस नेगेटिव हो, लेस नेगेटिव, उस केस में जो M2 पॉजिटिव आयंस होंगे, M2 पॉजिटिव आयंस जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, कैन बी रेडली रिड्यूस टू मेटल, उस केस में ये रेडली रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे और रेडली मेटल फॉर्म हो जाएगी वहां जल्दी से, इजीली। मीन्स टू से क्या हुआ फिर, कहने का मतलब ये है कि M2 पॉजिटिव आयंस जो हैं दे आर लेस स्टेबल देन M, जो M2 पॉजिटिव है दे आर लेस स्टेबल, ये क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे देन मेटल इटसेल्फ, मतलब मेटालिक फॉर्म में जो स्पीशी होगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू आयनिक फॉर्म। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, मेटल कैन नॉट रेडली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म M2 पॉजिटिव आयंस, जो मेटल है ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगी टू फॉर्म M2 पॉजिटिव आयंस, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होगी ये इजीली, समझ रहे हो। द नेक्स्ट ये लिख लिया आप लोगों ने, मेटल कैन नॉट रेडली लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म M2 पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, नेक्स्ट वाले केस में, इफ अगर आपके पास कंडीशन रहती है ई नॉट वैल्यू इज स्मॉल, अगर सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो होगी अगर ई नॉट आपकी ज्यादा है, अगर ई नॉट लेस देन 0 है, या आप कह सकते हो मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, उस केस में क्या होगा, मोर नेगेटिव अगर रहती है तो उस केस में 2 पॉजिटिव आयंस मोर नेगेटिव, और अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू दी है तो उसमें से लेस पॉजिटिव है कोई, लेस पॉजिटिव, ये तो उस केस में M2 पॉजिटिव आयंस जो होंगे, अब कंडीशन रिवर्स हो गई, इस केस में M2 पॉजिटिव आयंस
cannot be readily reduced, cannot be readily reduced, readily reduced. ठीक है जी, टू मेटल। मतलब रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगी, इजीली रिडक्शन नहीं होगी उसके। कहने का मतलब क्या हुआ कि M2 पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा स्टेबल रहेंगे। M2 पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी जो है, M2 पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी वो ग्रेटर देन होगी मेटल से। ठीक है जी, मोर स्टेबल देन मेटल। और यू कैन से दैट मेटल विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगी उस केस में। मेटल कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म M2 पॉजिटिव आयंस। ये जनरल आपने दो पॉइंट्स जो हैं वो दो तीन पॉइंट दोनों के लिए लिख लेने हैं कि अगर ई नॉट जो है हाई रहती है, मतलब ग्रेटर देन 0, या फिर उस केस में मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव रहती है, तो उस केस में आपकी कंडीशन मतलब जो आयनिक फॉर्म होगी वो ज्यादा स्टेबल रहेगी मेटल की, दैट इज M2 पॉजिटिव आयन ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ठीक है जी, उस केस में कैन बी रेडिली रिड्यूस्ड, सॉरी अनस्टेबल रहेंगे, रेडिली रिड्यूस हो जाएंगे, मेटल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, M2 पॉजिटिव आयंस लेस स्टेबल रहेंगे उस केस में, दैट इज मेटल जो होगी वो स्टेबलाइज रहेगी, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी इजीली। लेकिन सेकंड केस में अगर ये वाला कंडीशन रहती है, अगर आपकी E नॉट वैल्यू लेस देन 0 रहती है, ठीक है, या लेस पॉजिटिव रहती है या हाईली नेगेटिव रहती है, तो उस केस में कहने का मतलब है कि जो आपके M2 पॉजिटिव आयंस होंगे उनकी रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक, वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, और जो मेटल है वो अनस्टेबल होगी, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगी टू फॉर्म M2 पॉजिटिव आयंस। इस तरह से आप ये चीजें जो है वो M2 पॉजिटिव और M के केस में एक्सप्लेन करोगे। एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली है ये सारे का सारा, वैसे अगर देखा जाए। ठीक है जी, सेकंड के लिए जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया दैट इज M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव। इसके लिए भी मेन पॉइंट्स लिख लीजिए जनरल, M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज इस तरह से होती है, ये कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पे याद रखना है जो आपकी इक्वेशन रहती है, सिंपल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस होगी, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू M2 पॉजिटिव एक्वस। इस तरह से। नाउ यहाँ पे नोट कर लीजिए फटाफट, इफ E नॉट वैल्यू इज मोर पॉजिटिव, if E naught value is more positive or less negative, if E naught value is more positive or less negative, it means M3 positive ions, M3 positive ions, M3 positive ions can be readily reduced to, can be readily reduced to M2 positive ions। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी E नॉट वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर लेस नेगेटिव है, कई बार ऐसे होता है कि दोनों नेगेटिव वैल्यूज गिवन है, तो लेस नेगेटिव है, तो उस केस में जो M3 पॉजिटिव आयंस होंगे, M3 पॉजिटिव आयंस, they can be readily reduced to M2 positive ion, means reduction easily takes place हो जाएगी। कहने का मतलब M2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा as compared to M3 पॉजिटिव ion। ठीक है जी, कहने का मतलब you can write M3 positive ions are less stable than M2 positive ions in the aqueous solution। M3 positive ions are less stable than M2 positive ions in aqueous solution, and M2 positive ions are stable and cannot readily lose electrons to form M3 positive ions, means to say M2 positive ions will be stable and
कैन नॉट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इजिली। ठीक है जी, M2 पॉजिटिव आयन स्टेबल रहेंगे इस केस में और वो रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट केस में अगर ई नॉट वैल्यू लेस पॉजिटिव रहती है या लार्ज नेगेटिव रहती है, लेस पॉजिटिव और लार्ज नेगेटिव, ठीक है, लेस पॉजिटिव और लार्ज नेगेटिव, मतलब ई नॉट, जनरल सी बात है, अगर ई नॉट आपके पास लेस देन 0, लेस पॉजिटिव और लार्ज नेगेटिव रहती है, लार्ज नेगेटिव, लार्ज नेगेटिव और लेस पॉजिटिव, इस केस में क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, इफेक्ट उल्टा चल पड़ेगा। दैट इज अब M3 पॉजिटिव आयंस जो रहेंगे वो रिड्यूस नहीं होंगे M2 पॉजिटिव आयंस, मतलब रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगी इजीली, मतलब M3 पॉजिटिव आयन उस केस में आपके ज्यादा स्टेबल रहेंगे M2 पॉजिटिव आयन। जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ M3 पॉजिटिव आयन विल बी मोर देन दोज ऑफ M2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है जी। एंड यू कैन से दैट M2 पॉजिटिव आयंस कैन रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब M2 पॉजिटिव आयन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, M2 पॉजिटिव आयन will gets easily oxidized to form M3 पॉजिटिव। इस तरह से ये फैक्टर्स आपको जनरल फैक्टर्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है ड्यूरिंग, जब आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे किसी पर्टिकुलर रीजनिंग क्वेश्चन। और इन सभी को आपस में कौन जोड़ता है, डी कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी। वो तो एक पेट आपका रहना ही चाहिए कि डी कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसी के अकॉर्डिंगली आपका रिड्यूसिंग करैक्टर, उसी के अकॉर्डिंगली ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, हम लोग मोस्ट ऑफ केसेस में उसी के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करते हैं, ये ध्यान रखना है बेटा, दिस इज द केस, ठीक है जी। आगे आपके पास ट्रेंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो ट्रेंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के केस में जो मोस्टली जो होती हैं, मेटल हैलाइड्स की अगर बात करें तो मेटल हैलाइड्स के केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हैलोजेंस के विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन की होती रहती है उस केस में, ठीक है। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, इस केस में स्कैंडियम जस्ट एक ही बनाएगा, स्कैंडियम का केस एक ही रहता है, ठीक है जी। यहाँ पे तो इन्होंने शो ही नहीं किया हुआ, SCX3 बनता है, ओनली ट्राइहैलाइड बनता है स्कैंडियम का, ठीक है जी। टाइटेनियम के यहाँ पे आप देख सकते हो TiX4, TiX3, TiX2 बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके ये हेलोजन रहेगा दैट विल बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। टाइटेनियम के केस में क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड ही रहते हैं, ठीक है जी। एक्सेप्शंस केसेस बनते हैं इस केस में। सिमिलरली वैनेडियम के केस में आप देख सकते हो यहाँ पे BX5 और BX4 जो है ये एक्सेप्शन रहती हैं फ्लोराइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस के लिए, जबकि बाकियों के लिए फिर ये रहते हैं BX3, BX2 बन जाते हैं। और इसके पीछे का बेसिक कॉज आपको अच्छी तरह से पता है, स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। और जैसे जैसे साइज वेरी करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर डिक्रीज करता जाता है, हेंस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज द पर्टिकुलर मेटल गेट्स आल्सो डिक्रीजेस। तो ये कारण रहता है, इस चीज का याद रखना। जैसे अगर क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो CrF6 एंड CrF5 ही बनते हैं, बाकी बनते ही नहीं है। कारण फ्लोरीन का स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर व्हिच कैन ऑक्सीडाइज क्रोमियम इजीली to +6 and +5 oxidation states. So similarly you can explain all other things, all the other metal halides, that is oxidation states, higher oxidation states with respect to metal halides you can explain. आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैग्नीज की रहती है वो याद रखना है, सिंपल हैलाइड्स नहीं बनाते, ठीक है। +7 आप यहाँ पे देख भी रहे हो, मैग्नीज +7 तक शो कर सकता है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है सिंपल हैलाइड के केस में, ना तो फ्लोराइड ना दूसरा कोई। तो इस केस में क्या रहता है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन होती है विद ऑक्सीजन वगैरह के साथ एक कंपाउंड बनता है MnO3F, ऑक्सीफ्लोराइड। ये यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है वो +7 रहती है, ये आपने देखना है, ये देखिए
The positive 7 state of manganese is not represented in simple halides, but MnO3F is known. And beyond M manganese, no metal has trihalide except FeX3. कोई ट्राइहालाइड नहीं बनाता FeX3 को छोड़कर, ठीक है जी, एंड कोबाल्ट को छोड़कर। बाकी एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू किसकी वजह से है? हाई लैटिस एनर्जी एज इन केस ऑफ कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, या फिर हाई बॉन्ड इंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ हायर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, दैट्स BF5 और CrF6 की बात करें तो वैनेडियम 5 जो है उसको BF5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अदर हैलाइड्स की बात करें अंडर को हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो ऑक्सो हैलाइड्स बन जाते हैं जैसे BOX3 वगैरह। बाकी another feature of fluorides is their instability in low oxidation state, जैसे BX2 हो गया, इन केसेस में ये लेस स्टेबल रहते हैं। कॉपर की बात करें वहां पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, थोड़ी सी एक्सेप्शंस रहती हैं ये, ठीक है जी। सो ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स जो होते हैं सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्सेप्ट आयोडाइड को छोड़कर। CuI2 नहीं बनता, ठीक है जी, या Cu2 जो रहता है CuI2 जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वहां से रिडक्शन हो जाती है, वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है Cu2I2 इसमें, ये रहता है। The CuI2 itself is reduced to Cu2I2, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो रहते हैं वो आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं आयोडीन में। इस तरह से आप ये रिएक्शन जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस वन, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ये बन जाता है, ठीक है। बट कॉपर 1 कंपाउंड जो रहते हैं वो अनस्टेबल रहते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ये रीजनिंग क्वेश्चन आपका बनता है, और इसके पीछे कॉज है हाइड्रेशन एंथैल्पी due to much more negative hydration enthalpy for copper 2 positive ion than copper 1 positive, which more than compensates for the second ionization enthalpy of copper। इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कि वो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर को कॉम्पेंसेट कर देती है, जिसकी वजह से कॉपर एक्वा सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है एक्वा सॉल्यूशन में कॉपर की। आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करो। सिमिलरली एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो रहती है टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मोस्टली ऑक्साइड्स के केस में रहता है, ठीक है जी। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स वो ग्रुप नंबर के साथ थोड़ा बहुत मैच कर जाता है उस केस में, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर ये रहता है। जैसे मैग्नीज 7th ग्रुप है तो मैग्नीज पॉजिटिव 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके साथ ऑक्साइड के साथ, जबकि वहां पे हेलोजेंस के साथ नहीं शो हो रहा था, राइट। ये है इसके, ये ऑक्सीजन की एक तरह से इंपॉर्टेंस है। बाकी स्कैंडियम में पॉजिटिव 3 रहती है, मैग्नीज के केस में पॉजिटिव 7, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। बाकी ग्रुप 7 से आगे चलेंगे तो वहां पे फिर जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती जाती है, तो कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है जी। जैसे आयरन के केस में Fe2O3 रहती है जो हाईएस्ट, Fe3 पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। बाकी पॉजिटिव 6 शो हो सकते हैं, जैसे आयरन के केस में एक कंपाउंड बनता है FeO4 नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स होता है वैसे ये FeO4 नेगेटिव, ये कंपाउंड होता है जिसमें आयरन अपनी पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अल्केलाइन मीडियम होता है, बट ये अनस्टेबल रहता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इट रेडली गेट्स डिकम्पोज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, ये Fe2O3 में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, ये रहता है, रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। बाकी ऑक्सोकेटाइंस और मेटल्स वो भी स्टेबलाइज कर जाते हैं अंडर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। जैसे वैनेडियम के केस की बात करें VO2 पॉजिटिव रहता है, वैनेडियम के केस में जो कैटायंस रहते हैं जैसे VO2 पॉजिटिव, इसी तरह से V6 जो रहता है VO2 पॉजिटिव होता है एक, ठीक है। इसकी तरह टाइटेनियम होता है TiO2 पॉजिटिव रहता है। ये कुछ कैटायंस होते हैं जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज्ड रहते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो
ट्रांजिशन मेटल्स की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनको ज्यादा स्टेबलाइज करती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है जी। जैसे मैग्नीज की बात कर लें तो मैग्नीज टेट्राफ्लोराइड तक ही बनता है, अभी आपने डिस्कस किया पिछले टेबल में हम लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीज Mn2O7 बन जाता है मैग्नीज ऑक्साइड, जहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 7 रहती है। और इसके पीछे कारण क्या है, बेसिक कॉज क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसको आप बोलते हुए रहता है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। So this is all about the electrode potential values and formation of the different compounds. ये आप लोगों ने कर लेने हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज। ठीक है जी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।